हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम इन पूनम कॉमर्स क्लासेस। हम अकाउंटिंग कंसेप्ट कंटिन्यू कर रहे थे। यहाँ पर हम 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है स्टडी कर चुके हैं। पहला बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसके अकॉर्डिंग बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होती है। सेकंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इसके अकॉर्डिंग बिजनेस एक लंबे समय तक चलने के लिए शुरू किया जाता है। और जो थर्ड था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इसके अकॉर्डिंग जितने भी थिंग्स बिजनेस के पास है, चाहे वो गुड्स के रूप में हो, चाहे वो एसेट्स के रूप में हो या लायबिलिटी हो, सभी को मनी में ही लिखा जाएगा, एक कॉमन यूनिट में लिखा जाएगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि जो भी अकाउंटिंग की जाएगी वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए की जाएगी, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा, उसी टाइम पीरियड की अकाउंटिंग की जाएगी। इसका रीजन क्या है? तो स्टूडेंट, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अकाउंटिंग का पर्पज ही, उसको करने के पीछे जो रीजन है वो इंफॉर्मेशन जो है देना है। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन कब मिलनी चाहिए? इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए टाइम रहते। जैसे अगर मान लो कोई भी बिजनेस है, वो बिना कोई टाइम पीरियड लिए, बिना कोई अकाउंटिंग पीरियड लिए अकाउंटिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, उसको 3 महीने बाद या 1 साल बाद इंफॉर्मेशन लेनी है, तो यहाँ वो इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसने अपने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्लासिफिकेशन कर रहा है, लेकिन उनकी समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग तो कर ही नहीं रहा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो बना ही नहीं रहा, क्योंकि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग ईयर पे तैयार की जाती है। तो यहाँ पर वो ये नहीं जान पाएगा कि इसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और वो टाइम रहते करेक्टिव स्टेप नहीं टेक कर पाएगा, सही निर्णय नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगी कि जो अकाउंटिंग पीरियड का पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम है वो कितना रखा गया है? 12 मंथ का रखा गया है। क्यों? अब कहोगे कि ये 12 मंथ ही क्यों रखा गया? तो यहाँ पर अगर ये इनको, इस टाइम पीरियड को हम लंबा कर देते हैं, जैसे 24 मंथ का कर देते हैं, तो यहाँ ये इंफॉर्मेशन आपको 24 महीने बाद जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी तब पता चलेगा कि हमारा स्टेटस क्या है, बिजनेस का स्टेटस क्या है, वो प्रॉफिट पे चल रहा है या लॉस पे चल रहा है। तो वहां पे जब डिसीजन लेने का टाइम होगा वो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन भी आपको बहुत ज्यादा लेट मिलेगी, तो डिसीजन भी आप लेट ले पाएंगे, टाइम रहते आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर अगर इसको 6 मंथ कर देते हैं, एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि ये जो टाइम पीरियड है अकाउंटिंग का, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि हर संस्था इसी टाइम पीरियड को अडॉप्ट करे। जैसे जो कंपनी है वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है क्वार्टरली तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स को क्वार्टरली जो है रिपोर्ट भेजी जाती है, इसलिए वहां पे क्वार्टरली जो है सारे स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाएंगे। लेकिन जनरली जो है टाइम अकाउंटिंग पीरियड का वो 12 मंथ रखा गया है। अब ये कहोगे 6 मंथ या 3 मंथ या 2 मंथ क्यों नहीं रखा? तो यहाँ पर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है तो वहाँ स्टेशनरी वगैरह के खर्चे भी काफी बढ़ जाते हैं,
और टाइम भी ज्यादा लगता है इन स्टेटमेंट को तैयार करने में। सभी की जो है क्लासिफिकेशन करके सबकी बैलेंसिंग होगी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस तैयार होगा, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार होगा, बैलेंस शीट तैयार होगी, अदर स्टेटमेंट जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट ये भी तैयार होंगी। तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा और कॉस्ट भी जो है अब इंक्रीज होगी। तो इन चीजों से बचने के लिए एप्रोप्रिएट टाइम जो है वो 12 मंथ का रखा है। इस 12 मंथ से रिलेटेड ही सभी ट्रांजैक्शन को एक अकाउंटिंग पीरियड में लिखा जाएगा। जैसे ज्यादातर संस्थाएं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का अपना जो है अकाउंटिंग पीरियड रखती है, लेकिन जो कंपनी है या जो टैक्स पेयर फर्म वगैरह हैं वो अपना अकाउंटिंग पीरियड जो है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक का रखती है, ताकि टैक्स वगैरह टाइम पे या जो अकाउंट के जितने भी फॉर्मेलिटीज उन्हें भेजनी है गवर्नमेंट को या अदर गवर्नमेंट बॉडीज को वो भेज सके। तो यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड ये हो गया, तो इसी पीरियड से रिलेटेड, इसके से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन इसमें लिखी जाएगी, ना इससे पहले की ना इसके बाद की। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग केवल एक अकाउंटिंग पीरियड की जाए, ताकि उस अकाउंटिंग पीरियड की सही इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है कि ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट इस इक्वेशन पे बेस है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जैसे मान लो कोई भी एक्स पर्सन है, उसने कोई बिजनेस कॉमन्स किया, 20 लाख उसके पास कैपिटल खुद की है, 5 लाख उसने लोन ले लिया, उधार ले ली। तो खुद की कैपिटल को मैंने बताया है क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे खुद के पैसे को। लायबिलिटी अदर से जो लिया वो लायबिलिटी साइड आ गया, लायबिलिटी में लिखा गया लोन। अब उसने 25 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली, तो यहाँ पे जितना पैसा होता है उतना ही इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि हर डेबिट का क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट का डेबिट होगा, कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो एक दो पार्टीज होंगी, क्योंकि बिना दो पार्टी जो है ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती। अगर मैंने अपने पर्स की एक पॉकेट से पैसे निकाल करके दूसरी पॉकेट में रख दिया, तो क्या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में किसी तरीके का या मेरे पर्स में जो अमाउंट है उसमें किसी तरीके का चेंज आया? इसका क्वेश्चन आंसर है नहीं। तो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए मिनिमम 2% की रिक्वायरमेंट है। दो पार्टीज होंगी, दो पक्ष होंगे, जिसमें एक पक्ष जो है इंक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर हमेशा अकाउंटिंग जो है उसके दो पहलू होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट जो अगर एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा जरूर उस अमाउंट से क्रेडिट होगा। यहाँ पर इसीलिए ऑलवेज बैलेंस शीट हमेशा बराबर होती है, जितनी एसेट है उतने ही लायबिलिटीज होंगी। या तो किसी ओनर का खुद का पैसा होगा या बाहर से लिया गया होगा, उतना ही वो एसेट्स जो है वो मेंटेन कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट या इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहा जाता है।
अब ये कंसेप्ट क्या है, इसको हम यहां लिख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के ये कंसेप्ट एक और कंसेप्ट पे बेस्ड है जो अभी अभी मैंने आपको नहीं पिछली क्लास में मैंने आपको करवाया, जो गोइंग कंसेप्ट था। गोइंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि बिजनेस को परपेचुअल टाइम के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर ये कंसेप्ट उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि जितनी भी एसेट्स हैं वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाई जाएंगी, मतलब कि उन्हें बेचने का कोई इरादा नहीं है। दूसरा कि हमने देखा कि ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन भी तभी हुई थी जब उस चीज को खरीदा गया था। उसका एविडेंस, उसका वाउचर होगा या एनी अदर रजिस्ट्री वगैरह के डॉक्यूमेंट होंगे, तो उसको वेरीफाई करना आसान होता है। इसलिए ये कंसेप्ट कहता है कि हमेशा जितनी भी एसेट्स हैं उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही या ओरिजिनल कॉस्ट में पे ही या जितने में खरीदा गया था वो इसी कॉस्ट पे दिखाया जाए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या हमेशा उन एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाते चलेंगे? नहीं, जैसे जैसे वो यूज होंगी या एब्सलेट होने के कारण या उनके टूट फूट के कारण उनके मूल्य में कमी आएगी और वो कमी हर साल उसमें से घटा दी जाएगी, जिससे क्या कहा जाएगा? डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में जो है डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा हर साल, जितना उसके मूल्य में, उस एसेट्स के मूल्य में कमी आ रही है। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो क्यों यूजफुल है, क्यों जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है? तो सबसे पहला तो रीजन ये है कि मार्केट वैल्यू को, कि इस दिन, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ लैंड का, कोई जमीन है, अब जमीन खरीदी थी 2000 के साल में और खरीदी थी 10 लाख की। अब बुक्स में तो उसको 10 लाख का ही दिखाया गया है, लेकिन आज के दिन उसकी कीमत कितनी है, क्या ये डिटरमाइन कोई कर सकता है? ये डिटरमाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि बिजनेस के पास सो मैनी एसेट्स होती हैं, जैसे लाइव स्टॉक भी है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्रीमाइसेस हैं, अदर काफी एसेट्स उसके पास होती है। तो सभी की मार्केट वैल्यू डिटर्मिनेशन का काम बहुत ही कठिन है, इसलिए इसे ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखाया जाता है। दूसरी बात आती है इसकी वैलिडिटी की। हमने कहा जब ट्रांजैक्शन अकर होगी तो उसको हम जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, लेजर बुक में क्लासिफाई कर देंगे, उनकी बैलेंसिंग कर लेंगे, ट्रेडिंग P&L में ट्रांसफर कर देंगे, उनका बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो यहाँ पर जब ट्रांजैक्शन अकर हुई तो कितने की हुई उतना का वो अमाउंट दिखाई। जैसे लैंड खरीदी तो 10 लाख की खरीदी, हमने लिख दिया। क्या हम उसमें जब मार्केट वैल्यू पे दिखाएंगे तो क्या वो जो फिगर है मैनिपुलेट नहीं हो जाएगी? और हमारे पास जो वाउचर है, एविडेंस है, वो भी 10 लाख का है, तो यहाँ पर ये भी गलत होगा। इसलिए भी हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही कंसिडर किया जाता है। एक जो थर्ड थिंग है वो ये है कि जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, मतलब डे टू डे वो फ्लक्चुएट करती रहती है। इसलिए क्या हम रोज रोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी बदलेंगे? तो यहाँ पर ये जो है ओरिजिनल कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाना ही वाजिब है। अगला जो फोर्थ थिंग है वो ये है कि बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए शुरू किया गया है, इरादा बेचने का नहीं है। तो जब बेचने का नहीं है एसेट्स को, तो मार्केट वैल्यू को हमें कंसिडर करना ही क्यों है? मार्केट वैल्यू तो तभी कंसिडर की जाती है जब कोई भी चीज बेची जाएगी। जब बेचना ही नहीं है तो यहाँ पर जो है मार्केट वैल्यू को कंसर्न नहीं किया जाएगा।
ये तो बात हो गई हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाने के पीछे रीजन क्या क्या है। अब बात आती है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाया जा रहा है तो इसके ड्रॉबैक क्या क्या हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है कि क्या जब एक एसेट्स आज के दिन, ये लैंड आज के दिन अगर 50 लाख की है और उसको आप अपनी बुक्स में 10 लाख की दिखा रहे हो, तो क्या एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन बता पा रहे हो आप? जो इंफॉर्मेशन यूजर हैं, क्या उनको एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहे हो? इसका आंसर है नहीं। जब एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस अकाउंटिंग का मेन पर्पज ही इंफॉर्मेशन देना है, करेक्ट इंफॉर्मेशन सही समय पर देना है। तो जब इंफॉर्मेशन ही सही नहीं दे रहे तो अकाउंटिंग करने का जो है रीजन क्या है। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट ड्रॉबैक है वो ये है कि जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मैनेजर के लिए या अदर यूजर के लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। जो थर्ड इसकी ड्रॉबैक वो ये है कि कई ऐसी थिंग है जैसे रेपुटेशन बिजनेस की, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, जैसे ब्रांड नेम, लेकिन इनको एसेट साइड नहीं दिखाया जाता है। क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि ये खरीदी नहीं गई है, परचेज नहीं की तो इनकी ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम कभी भी देखेंगे जो गुडविल है, केवल जो परचेज गुडविल है वो ही अकाउंट्स में दिखाई जाती है, और अगर कोई गुडविल खुद अर्न की है बिजनेस ने, उसको कहीं भी नहीं दिखाया जाता। तो ये भी ड्रॉबैक है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट की। तो हमने अपनी इस क्लास में जो है 2 अकाउंटिंग कंसेप्ट किए, ये कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट और ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, और यहाँ पर जो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। 3 कंसेप्ट हमने इस क्लास में कर लिए हैं। अगले जो कंसेप्ट और कन्वेंशन बच गई वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए